हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर और जो हम सीखने वाले हैं सॉम सब्जेक्ट दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर इसको हम लोग मॉस भी बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में होता है फॉर द ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, है ना। जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जिसका सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन चैप्टर स्टार्ट किया था, है ना, जिसके अभी तक हम लोगों ने 7 प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए, है ना। तो आज हम लोग बेसिकली सिंपल स्ट्रेसेस स्ट्रेन का स्टेप्ड बार वाला प्रॉब्लम लेने वाले हैं, जो कि प्रॉब्लम नंबर 8 रहेगा, जो मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में 2016 में 10 मार्क्स के लिए पूछा हुआ प्रॉब्लम है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में हमेशा पूछते हैं, है ना। तो जिसका स्टेटमेंट एकदम सिंपल सा है, देखो मैं यहां पे पढ़ लेता हूं क्या दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लोड P एंड टोटल इलोंगेशन ऑफ द रॉड लोडेड एज शोन इन फिगर। डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो मैंने ऑलरेडी यहां पे ड्रॉ करके रखा है ना। और हम लोग को सिर्फ एक चीज दी है क्वेश्चन में, दैट इज E। टेक कैपिटल E इज इक्वल्स टू, देखो कैपिटल E का वैल्यू हम लोग को दिया है, कैपिटल E दिया है 200 GPa, दैट इज गीगा पास्कल, है ना। तो सब में पहले क्या करना है, इस गीगा पास्कल को मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोगों ने सीखा है कि MPa मतलब ही मेगा पास्कल, मतलब ही क्या होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सॉम सब्जेक्ट में हम लोग को सारे डायमेंशंस फोर्सेस को रखना है न्यूटन में, और डिस्टेंसेस जो भी लेंथ रहेगी उनको रखना है mm में, है ना। तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में चाहिए अपने को E, मतलब ही E हम लोग को चाहिए MPa में। GPa से MPa में जाना है तो क्या करेंगे, इंटू 10⁻3, ये आ गया MPa मेगा पास्कल। मेगा पास्कल मतलब ये होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाइड करके लिख सकते हैं, 2 जीरो को इसमें ऐड कर दो तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻5, है ना। ये 2 जीरो को हम लोग रिमूव कर देंगे तो 10⁻5 हो जाएगा, दैट इज न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखो MPa मतलब ही क्या होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। तो E हमारा कन्वर्ट हो चुका है। अब सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, इस P की वैल्यू निकालेंगे, अननोन फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए हम लोग को क्या करना है, देखो सिंपल इक्विलिब्रियम का कंडीशन यूज करना है, समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0। क्या होता है, राइटवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव और लेफ्टवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। जितने भी सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनको ऐड करना है, जो राइट साइड में जाएंगे उनको पॉजिटिव लेना है और जो लेफ्ट साइड में आएंगे उनको नेगेटिव लेना है, सिंपल। तो देखो करते हैं, ये वाला फोर्स देखो पहला वाला 10 किधर जा रहा है, लेफ्ट में, मतलब क्या आएगा -10। उसके बाद ये वाला फोर्स देखो राइट साइड में जा रहा है 18, तो यहां पे लिखूंगा मैं +18। उसके बाद देखो P फोर्स जो हम लोग को निकालना है, लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट मतलब माइनस, तो लिखूंगा -P। और ये 16 राइट साइड में जा रहा है, मतलब +16 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ P। P इधर नेगेटिव है तो P को इज इक्वल्स टू के उधर भेज दो तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो P को इज इक्वल्स टू के वो साइड लेके जाओ, P हो गया पॉजिटिव, इज इक्वल्स टू बाकी सारे वैल्यूज एज इट इज रहेंगे, इनका साइन चेंज नहीं होगा। ये -10 एज इट इज, +18 और +16 एज इट इज रहेगा, है ना। अब ये सारा वैल्यू अच्छे से कैलकुलेट में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको P का वैल्यू मिल जाएगा 24 किलो न्यूटन। सो ये मिल गया हमारा P का वैल्यू। और नेक्स्ट स्टेप है हमारा टोटल इलोंगेशन निकालना है हम लोग को, टोटल डेल्टा L की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। पूरे इस रॉड में कितना चेंज इन लेंथ हुआ है इस फोर्स सिस्टम से, वो हम लोग को निकालना है। उसके लिए सब में पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, है ना। यहाँ पे देखो कितने सेक्शंस में रॉड डिवाइड हुआ है, ये रॉड डिवाइड हुआ है 3 सेक्शन में, 1, 2 और 3। तो इनको नाम दे दो, ये है हमारा सेक्शन नंबर 1, ये है सेक्शन नंबर 2 और ये है सेक्शन नंबर 3। अब ये तीनों सेक्शंस को हम लोग को क्या करना है, इक्विलिब्रियम में करना है, सेपरेट इक्विलिब्रियम में लाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेपरेटली ये सेक्शन और ये सेक्शन को इक्विलिब्रियम में लाएंगे। तो उसके लिए सब में पहले क्या करना होता है, ये वाले सेक्शन को, फर्स्ट सेक्शन को यहां पे लिखो और इसका इक्विलिब्रियम करना है। तो देखो पहले इसका मैं डायग्राम यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। देखो सेक्शन नंबर 1 का मैंने डायग्राम यहां पे पहले ड्रॉ कर लिया है। सब में पहले सेक्शन नंबर 1 को ही लेना है और यहां पे देखना लेफ्ट कॉर्नर में कौन सा फोर्स है। देखो लेफ्ट कॉर्नर में हमारे पास फोर्स है 10 किलो न्यूटन का, जो लेफ्ट साइड में जा रहा है ना। सो उसी फोर्स को, सेम फोर्स को मैं यहां पे शो कर दूंगा कि ये लेफ्ट साइड में हमारा फोर्स जा रहा है 10 किलो न्यूटन का। अब इस सेक्शन को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम मतलब अगर इस सेक्शन को इक्विलिब्रियम में लाना है तो इस सेक्शन पे जो भी फोर्सेस एक्ट होंगे वो कैसे होने चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होने चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। मतलब इधर 10 किलो न्यूटन का फोर्स है, इधर भी 10 किलो न्यूटन का ही फोर्स एक्ट होना चाहिए। और दोनों फोर्सेस कैसे होने चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होने चाहिए, अपोजिट इन डायरेक्शन होने चाहिए।
मतलब सिंपल, इस सेक्शन को अगर इक्विलिब्रियम में लाना है, इधर तो 10 किलोन्यूटन का फोर्स है, ऑलरेडी दिख रहा है, डायग्राम में दिया हुआ है, इधर 10 किलोन्यूटन का फोर्स बताया हम लोगों ने, कैसा बताया, लेफ्टवर्ड बताया, तो इधर भी 10 किलोन्यूटन का फोर्स एक्ट होना चाहिए, और ये फोर्स कैसा होना चाहिए, राइटवर्ड होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, 10 किलोन्यूटन, डायरेक्शन अपोजिट। अब ये सेक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया, सिंपल था, कुछ नहीं किया हम लोगों ने, कोई दिमाग नहीं लगाया, यहां पे जो फोर्स है इधर लिख दिया, इसके अपोजिट में उसका अपोजिट वाला फोर्स लिख दिया, सिंपल। अब इसके बाद जाना है सीधा थर्ड सेक्शन पे। अब थर्ड सेक्शन का डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। थर्ड सेक्शन में क्या करना है, देखो थर्ड सेक्शन का डायग्राम ड्रॉ कर लो, और यहां पे भी हम लोग को सेम चीज करनी है जो हम लोगों ने फर्स्ट सेक्शन में की है। देखो यहां पे हम लोग को देखना है अगेन लास्ट वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, देखो ये वाला फोर्स कितना है, 16 किलोन्यूटन का है, कैसा है, राइटवर्ड है, देखो है ना, राइटवर्ड 16 किलोन्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो अब इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस चाहिए। इधर 16 किलोन्यूटन का फोर्स है जो राइटवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैं यहां पे भी 16 किलोन्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दूंगा जो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। इधर 16 किलोन्यूटन आ गया। अब ये सेक्शन हमारा इक्विलिब्रियम में आ चुका है, ठीक है। अब ये सेक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया है, तो अब बचा हमारा लास्ट वाला सेक्शन जो मिडल वाला सेक्शन है। अब मिडल वाले सेक्शन के लिए हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो वहां पे हम लोग को सोचने की जरूरत है। इसका लेंथ भी लिख देता हूं मैं, 1000 mm है, ठीक है। अब मिडल वाला सेक्शन देखो, अब मिडल वाले सेक्शन को इक्विलिब्रियम में लाना है। अब मिडल वाले सेक्शन को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, है ना, तो अपने को प्रॉपरली समझ में आएगा कि मिडल वाले सेक्शन के लिए हम लोग को क्या चीजों का ध्यान रखना है। अब यहां पे ध्यान दो इधर देखो, यहां पे 18 किलोन्यूटन का फोर्स है राइटवर्ड डायरेक्शन में, यहां पे 18 किलोन्यूटन का फोर्स है, और यहां पे हम लोगों ने क्या लिया, 10 किलोन्यूटन लिया, है ना, राइटवर्ड ही लिया, दोनों का डायरेक्शन सेम है। 18 किलोन्यूटन का फोर्स था राइटवर्ड डायरेक्शन में, हम लोगों ने यहां पे लिया 10 किलोन्यूटन राइटवर्ड डायरेक्शन में। देखो 18 में से 10 चले गए तो कितने बचे, 8 किलोन्यूटन बचा, किधर, राइटवर्ड, किधर, राइटवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो देखो राइटवर्ड डायरेक्शन में 18 था, 18 में से इधर 10 गया तो कितना बचा, 8 किलोन्यूटन बचा राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो वो 8 किलोन्यूटन आपको यहाँ पे सिंपल शो कर देना है। देखो यहाँ पे आप शो कर दोगे, ये 8 किलोन्यूटन का फोर्स है जो राइटवर्ड डायरेक्शन में है। अब देखो इधर राइटवर्ड डायरेक्शन में 8 किलोन्यूटन का फोर्स है, तो इधर भी क्या रहेगा, इधर से भी 8 किलोन्यूटन का ही फोर्स चाहिए, जो कैसा चाहिए, इसके अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। ये राइटवर्ड जा रहा है तो इधर से कैसा रहेगा, लेफ्टवर्ड फोर्स चाहिए, अपोजिट चाहिए उसका, है ना। मैग्नीट्यूड कैसा चाहिए, सेम चाहिए, इधर 8 है तो इधर भी 8 किलोन्यूटन ही चाहिए, है ना। और इसका लेंथ कितना है, 800 mm है। ये सेक्शन नंबर 2 है अपना, लिख दो यहाँ पे, है ना। समझ में आया, कितना सिंपल था एकदम, ठीक है ना। देखो 18 जा रहा है, 18 में से यहाँ पे 10 लिया, बचा कितना, 8, इधर लगा दिया 8। इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग को फोर्स चाहिए सेम मैग्नीट्यूड का, अपोजिट डायरेक्शन का, वो भी लगा दिया, हो गए इक्विलिब्रियम में, है ना। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे सर इस फोर्स का क्या, अगर जैसा इस साइड से हम लोगों ने किया वैसा ही सेम इस साइड से इसका इक्विलिब्रियम कर सकते हैं क्या, वो भी कर सकते हैं। देखो सेम फोर्स आएगा, मैं समझाता हूं। देखो यहाँ पे P अपना कितना है, 24 है। देखो यहाँ पे 24 किलोन्यूटन का फोर्स था लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, हम लोगों ने यहाँ पे कितना लिया, 16 लिया। 24 में से 16 गए तो कितने बचे, 8, है ना, लेफ्ट डायरेक्शन में 24 था, 24 से 16 गया लेफ्ट में, तो बचा कितना, 8 बचा लेफ्ट में, ठीक है। इधर से 8 ले लो, फिर उसका अपोजिट डायरेक्शन में इधर 8 लगा दो, ये हो गया इक्विलिब्रियम में, है ना। कैसे भी करो, इस साइड से करो या इस साइड से करो, फोर्स आने वाले सेम है। तो अब देखो इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब आधा प्रॉब्लम्स अपना सॉल्व हो गया। अभी सिंपल कैलकुलेशन करना है, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना है, बस कैलकुलेशन करना है, कैलसी का यूज करना है। चलो यहां पे सब में पहले इस वाले पोर्शन को मैं रफ कर देता हूं। अब हम लोग को पता है टोटल चेंज इन लेंथ हम लोग को निकालना है यहाँ पे, दैट इज टोटल डेल्टा एल निकालना है अपने को, है ना। अपने पास कितने सेक्शंस है, 3 सेक्शंस है, 1, 2 और 3, है ना। तो डेल्टा L1 डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 हम लोग को निकालना है। अब डेल्टा L1 में आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे जो फोर्सेस है, ये फोर्सेस है ना, ये फोर्सेस कैसे, आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ है ना, टेंसाइल फोर्सेस है, इसको खींच रहे हैं, तो इसका लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। लेंथ जब भी बढ़ेगा, जो भी टेंसाइल फोर्सेस रहेंगे तो उसको पॉजिटिव लेना है, डेल्टा L1 पॉजिटिव रहेगा, है ना। उसके बाद डेल्टा L2 की बात करें, यहाँ पे देखो सेकेंड सेक्शन में कॉम्प्रेसिव फोर्सेस है, इसका लेंथ क्या होगा, कम होगा, लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा, तो लेंथ क्या होगा, टोटल लेंथ इसमें से क्या होगा, माइनस होगा, है ना। तो यहाँ पे डेल्टा L2 को हम लोग लेंगे माइनस डेल्टा L2। देखो आउटवर्ड फोर्स रहेंगे ऐसे, टेंसाइल फोर्स रहेंगे तो प्लस लेना है, और कॉम्प्रेसिव फोर्स रहेंगे तो माइनस लेना है, बस इतना ध्यान रखो, है ना। L3 देखो सेक्शन 3 के लिए, डेल्टा L3 के लिए यहाँ पे भी टेंसाइल फोर्सेस है, स्ट्रेच कर रहे हैं, लेंथ बढ़ेगा, इंक्रीज होगा,
तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लेंगे, प्लस डेल्टा L3 लेंगे, है ना। अब डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3 का फॉर्मूला क्या है हम लोग को पता है अच्छे से, है ना। देखो डेल्टा L1 क्या रहेगा, P1 L1 अपॉन A1 E, है ना। E सबके लिए कॉमन है, मटेरियल सबका सेम है, एरिया भी सबका अलग अलग है, डायमीटर अलग अलग दिया है देखो, है ना। और फोर्सेस भी अलग अलग है। ये क्या है, ये 10 किलोमीटर अपना P1 है, ये P2 है और ये P3 है ना। तो यहां पे देखो सब में पहले P1 P2 P3 को भी हम लोग निकाल लेंगे। देखो P1 कितना है हमारा, P1 है हमारा 10 किलो न्यूटन, मतलब ही 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन, इसको न्यूटन में रखना है। सिमिलरली P3 देखो यहाँ पे, और L1 क्या है हमारा, L1 है हमारा 1200, है ना, ये है 1200 mm। सिमिलरली P2 देखो, P2 कितना है 8 किलो न्यूटन, मतलब ही 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन। और L2 कितना है 800 mm, लेंथ को mm में ही रखना है। सिमिलरली P3 देखो, P3 कितना है हमारा 16 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करो, 16 इंटू 10⁻³ न्यूटन। सिमिलरली L3 कितना है हमारा 1000 mm, है ना। तो देखो P1 P2 P3 और L1 L2 L3 हम लोग को ये यूज करना है। डायमीटर्स दिया है, उससे एरिया निकालना है, π/4d², ये फॉर्मूला होता है एरिया का, वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखो P1 L1 अपॉन A1 E हो गया, माइनस यहाँ पे क्या आएगा P2 L2 अपॉन A2 E, प्लस डेल्टा L3 का क्या आएगा P3 L3 अपॉन A3 E, है ना। अब तीनों में E कॉमन है, E को बाहर भी ले सकते हो तुम, या फिर डायरेक्टली वैल्यू पुट करो तो भी चलेगा, है ना। अभी देखो सारे वैल्यूज में पुट करता हूं यहाँ पे टोटल डेल्टा निकालने के लिए। आप इसका वैल्यू अलग, इसका वैल्यू अलग, इसका वैल्यू अलग, तीनों का वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट करो, फिर इनको प्लस माइनस करो तो भी चलेगा, या फिर एक साथ पुट किया तो भी चलेगा। एक साथ सारे वैल्यू पुट किए तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे मैक्सिमम, तो बेटर वे होगा कि अलग अलग कैलकुलेट करो और फिर उसका प्लस माइनस कर दो, है ना। तो देखो P1 का वैल्यू, P1 कितना है अपना 10 है, 10 किलो न्यूटन है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं P1 हमारा 10 इंटू 10⁻³। L1 है हमारा 1200, है ना, ये 1200 है हमारा L1। उसके बाद A1 का फॉर्मूला क्या है, इसका डायमीटर है 40। तो देखो A1 का फॉर्मूला क्या रहेगा π/4d², मतलब π/4 40² इंटू E कितना है 2 इंटू 10⁻⁵। ये आ गया हमारा डेल्टा L1, ठीक है। इसी तरह से डेल्टा L2 देखो, डेल्टा L2 के लिए हम लोग P2 की वैल्यू लिखेंगे। P2 कितना है हमारा, P2 है 8, सो 8 इंटू 10⁻³ इंटू L2 है हमारा 800, है ना, L2 हमारा 800 है। उसके बाद डिवीजन में देखो A2 क्या रहेगा π/4d²। डायमीटर कितना है हमारा, डायमीटर है 20, तो देखो यहाँ पे 20 का स्क्वायर इंटू E रहेगा 2 इंटू 10⁻⁵। डेल्टा L1 हो गया, डेल्टा L2 हो गया, अब बच्चा डेल्टा L3 जो प्लस में है, तो यहां पे नीचे लिख देता हूं मैं प्लस। देखो डेल्टा L3 के लिए क्या रहेगा P3 इंटू L3। P3 कितना है, P3 हमारा 16, तो यहां पे लिख देते 16 इंटू 10⁻³ इंटू L3 कितना है 1000 अपॉन एरिया देखो A3 π/4d²। डायमीटर कितना है, डायमीटर है 30, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग 30 का स्क्वायर इंटू E की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁵। E की वैल्यू तीनों के लिए कॉमन है। अब ये सारा वैल्यू कैल्सी में अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से हम लोग को टोटल इलोंगेशन दैट इज टोटल डेल्टा L का वैल्यू मिल जाएगा 0.059 mm, है ना। और ये वैल्यू प्लस में आया है, पॉजिटिव आया है, इसके लिए हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे इंक्रीज, मतलब इस लोडिंग से, इस रॉड पे जो भी ये लोडिंग है, इस लोडिंग के वजह से इसका लेंथ क्या होगा, लेंथ ओवरऑल लेंथ बढ़ेगा या कम होगा, तो टोटल लेंथ इसका इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा 0.059 mm लेंथ इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया। आप लोग इसका वैल्यू अलग कैलकुलेट करो, इसका अलग कैलकुलेट करो, इसका अलग कैलकुलेट करो, फिर तीनों का एडिशन करो तो भी चलेगा। जहां पे माइनस है वहां पे माइनस करो, जहां प्लस है वहां पे प्लस करो, फाइनल आंसर यही आएगा। ओके, समझ में आया। तो यहां पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है।
आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया, सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।